नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। तेज रफ्तार कार से कुचलकर दो लोगों की हत्या करने वाले सनसनीखेज मामले में पुणे के जो पोर्श कार का केस है उसमें नाबालिग पर क्या बालिग की तरह केस चलाया जा सकता है या नहीं, इसी सिलसिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो अपना फैसला आज शाम को 4 बजे सुनाने वाला है। अब से कुछ देर में ऐसी उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा। 12:30 बजे पुणे पुलिस ने नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया था। पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि नाबालिग शनिवार रात को अपने 10-12 दोस्तों के साथ 2 रेस्टोरेंट में गया, जहां पर 1.5 घंटे में करीब 48,000 रुपए की शराब पी गई थी। जांच में यह भी बात सामने आई कि उसके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस बीच पुलिस ने उसके गिरफ्तार पिता विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया। विशाल अग्रवाल एक बिल्डर हैं। कोर्ट ने यह सवाल उठा कि मार्च में जो गाड़ी खरीदी गई थी अभी उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया और बिना लाइसेंस के नाबालिग को गाड़ी कैसे दे दी गई। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जो पुणे पुलिस की जो फजीहत हुई है उस पर भी सवाल उठे हैं, उसकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको जरा थोड़ा बताते हैं, ये करोड़ों रुपए की कार है, ये पोर्शा कार जो चलाई जा रही थी, जिससे एक तेज रफ्तार में बताया जा रहा है 160 की गति से ये कार उस वक्त चल रही थी। अब इसका क्राइम कनेक्शन जो है उसकी वजह से परिवार के लोग जो है उनसे अब सवाल पूछे जा रहे हैं। परिवार का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा इस वक्त कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपी के दादा पर छोटा राजन से मदद लेने का आरोप है। भाई से जुड़े संपत्ति विवाद में मदद का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। छोटा राजन के गुर्गों ने भी गोलाबारी हत्या की कोशिश के एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज इससे जुड़ी आ रही है। जैसे हमने आपको बताया था कि इस लड़के के पिता को भी गिरफ्तार करा गया और उनको अब अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने 24 मई तक इस लड़के के पिता को, विशाल अग्रवाल को, जो पुलिस की हिरासत है उसमें भेज दिया गया है, यानी कि पुलिस कस्टडी दे दी गई है। इस केस में आरोपी के पिता को अब 24 मई तक पुलिस के पास समय है इन्वेस्टिगेट करने का, सबूत जुटाने का और बाकी चीजों के बारे में भी पता करने का। तो 2 बड़ी इस वक्त चीजें जो हैं वो अदालत में चल रही हैं। एक, जैसा हमने आपको बताया, पुणे हिट एंड रन केस में जो पुलिस ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी, उस हिरासत जो 7 दिन की मांगी गई थी उसे 4 दिन की हिरासत दी गई है और 24 मई, बल्कि 2 दिन की हिरासत उनको दी गई है और 24 मई तक आरोपी को हिरासत में पुलिस के पास भेज दिया गया है। वहीं जो लड़का है उसको क्या नाबालिग को एक बालिग की तरह उसके अदालत में या उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, इसको लेकर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो इस वक्त पूरी जिरह हुई थी उस पर अभी अब से कुछ देर में फैसला आ सकता है। आपको ये बता दें कि इसको लेकर लोगों में गुस्सा काफी था और गुस्सा इस बात पे सबसे ज्यादा था कि घटना के 15 घंटे के भीतर कैसे जो नाबालिग आरोपी था उसको जमानत मिल गई। उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। उस पर मंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, जो डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने भी कल अपनी बात कही। ऐसे में पुलिस अब आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाना चाहती है और इसी को लेकर वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दोबारा पहुंची है। इस बारे में क्या कहता है कानून, जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 निर्भया केस के बाद जो अस्तित्व में आया था, नाबालिग पर भी बालिग की तरह केस चलाने का इसमें प्रावधान दिया गया था। 2015 में दोनों सदन ने इस कानून को संशोधित किया था। 7 मई 2015 को लोकसभा में बिल पास हुआ, वहीं 22 मई 2015 को राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया। 31 दिसंबर 2015 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करे और तब से अगर कोई बहुत, जिसको अंग्रेजी में हीनस क्राइम कहते हैं, यानी कि कोई जघन्य अपराध होता है, तो उसमें किसी नाबालिग के ऊपर बालिग की तरह केस चलाया जा सकता है।
चलते हैं सीधे, मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जैसे कि हम बात कर रहे थे, दो अहम मामले हैं। एक, क्या नाबालिग को बालिग की तरह उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, और दूसरा उसके पिता से जुड़ा मामला। पिता को 24 तारीख तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या फैसला होगा, उसका भी इंतजार है। जी बिल्कुल, देखिए, जो नाबालिग का जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर फैसला आना है उसका फ़िलहाल इंतज़ार है, लेकिन पिता विशाल अग्रवाल को फ़िलहाल पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें देने हैं। एक तो उनका बेटा नाबालिग है, तो उसको कार चलाने की इजाज़त उन्होंने कैसे दे दी। दूसरे, कार जो ली गई थी उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया गया था। तीसरे, उसे पब में जाने की जो नाबालिग बेटा है उसे पब में कैसे जाने दिया। और साथ ही जो उसमें बाकी लोग जो गिरफ्तार हैं उसमें पब से भी सवाल है कि आखिर में नाबालिग व्यक्ति को पब में प्रवेश कैसे मिला। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका कि जवाब तलाशना है पुलिस को इस पूरे मामले में। लिहाजा इस तरह के सवाल किए गए और इसी संदर्भ में पुलिस हिरासत की मांग की गई विशाल अग्रवाल और बाकी लोग की, और उस संबंध में विशाल अग्रवाल को पुलिस ने माफ़ कीजिए, कोर्ट ने अब है कि पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जब वहाँ उनसे सवाल तलाशा जाएगा। दूसरा है कि जो बिल आया है वो पॉकेट मनी जो था वो कहाँ से आया, क्यों दिया गया इतना पैसे, कई ऐसे सवाल हैं। ये जो केस है इसमें देखिए, अगर पुलिस ने समय रहते सही धाराएं लगाई होती और साथ में उसी दौरान पुलिस पिता को भी आरोपी अगर बनाई होती, जो धाराएं बाद में लगाई गई, तो शायद इतना सवाल नहीं उठता। एक तो उसे वो नाबालिग निकला, उसे कोर्ट में पेश किया गया, नाबालिग होने के नाते उसे कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि कोर्ट को भी उस समय चाहिए था कि रिमांड होम में भेजना, लेकिन वो पिता की कस्टडी में उसे भेज दिया गया। वो पिता जिसने कि एक तरह से बेटे को इतना बढ़ावा दे के रखा था, अपने बेटे को उसने ऐसी कार दे दी जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। नाबालिग है बेटा, फिर भी कार चलाने के लिए दे दिया गया था। नाबालिग है बेटा, फिर भी उसके बावजूद उसको पब में जाने दे दिया गया था, शराब पीने की अनुमति दी गई थी, पार्टी मनाने भेज दिया गया था। तो ऐसे पिता के हाथ में सौंप दिया, लिहाजा ये इतना एक तरह से शोर मचा, सवाल उठा, और तब जाकर पुलिस ने भी उस पिता को भी आरोपी बनाया। हालांकि इसके बीच उन्हें भागने का मौका मिल गया था, वो भाग के संभाजी नगर चले गए थे। उस दौरान उन्होंने कई जगह बदली, गाड़ियाँ बदली, अपने फ़ोन तक बदले थे, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेके आई। लेकिन वो जिसके ऊपर दो लोगों की एक तरह से मौत का इल्ज़ाम लगा है, हालांकि उस पर 304 की धारा लगाई गई थी। अब जाके जब इतना शोर मचा, तब जाके विपक्ष ने हमला किया, तब जाके फिर से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपील की गई है कि जो नाबालिग है उसे विशेष केस में और बालिग के तौर पर देखा जाए, और उसकी भी पुलिस कस्टडी दी जाए, या वो जेल के सलाखों में रहे, क्योंकि उसने इतने जघन एक तरह से काम किया है। तो ये अब मामला बहुत ही आगे तक बढ़ता जा रहा है, और कार्रवाई अब जो है कि पुलिस सख्त होती दिख रही है, लेकिन ये पुलिस पहले सख्त होती दिखनी चाहिए थी। बिल्कुल, पुलिस की सख्ती थोड़ा ज़रा पहले दिखनी चाहिए थी इन पब्स पर, और जिस तरीके से सड़कों पर ये गाड़ियां चल रही हैं और आरटीओ पे भी इस पर सवाल उठते हैं, क्यों नहीं इस तरीके के जो अधिकारी इस पर इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार थे, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सुनील बन रही है हमारे साथ। वैसे जो हिट एंड रन के इस मामले में लगातार ये बात सामने आ रही है कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई में काफ़ी फासला है। मुंबई में ही कई केस ऐसे हैं जिसमें अभी भी जो कायदे से ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाया है। चलिए, इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अदीश सी अग्रवाला साहब जुड़ रहे हैं। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार काउंसिल के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो जुवेनाइल को इस वक्त बात हो रही है कि अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, तो किस कैटेगरी के केसेस में सर ये हो जाता है? क्या ये एक आम मामूली बात है कि किसी जुवेनाइल को किसी भी केस में आप ट्रायल पे ले सकते हैं अडल्ट के तौर पर, या ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केसेस में इस तरह की जो कानून का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, किसी भी केस में ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे इस 304 के केस में ले सकते हैं, ये बात नहीं है, किसी में भी। और इस केस में क्योंकि 17 साल का भी 17.5 साल का है और 18 साल से हिंदुस्तान में हम मेजर मानते हैं, तो इसमें जब ये पुलिस रिक्वेस्ट करेगी, मेरा ये मानना है कि हर हालत में कोर्ट जो है इसको मेजर मान के नॉर्मल कोर्ट में ट्रांसफर करेगी। क्योंकि सर इस बच्चे जी, के एक्ट भी ऐसे हैं कि बच्चा जो शराब पी रहा है और इतनी उम्र का है, तो इसमें कोई फर्क नहीं रह गया मेजर होने में।
तो क्या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला दिखाई पड़ा, एक महंगी गाड़ी चला रहे थे, उस पर लाइसेंस नहीं है, 17 साल के हैं तो जाहिर सी बात है लाइसेंस बन नहीं सकता। उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था, तो उससे पहले शराब पी रहे थे। तो क्या ये एक प्री मेडिटेटेड, मतलब क्या पुलिस और प्रोसिक्यूशन इस बात पे आर्गुमेंट कर सकती है कि ये पूरे होशो हवास में थे, इनको पता था कि ये जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान हो सकता है? नेचुरली देखिए, ये तो ग्राउंड नहीं है कि कोई जानबूझकर के इसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया कि भाई कोई क्राइम करना है, ये नहीं है। अगर कि केवल बिना नंबर की गाड़ी होगी तो उसमें कोई कानून में कोई रिलीफ मिलेगा, ये कोई ग्राउंड नहीं होती। ये तो नॉर्मल वे में टाइम नहीं मिला, ये मुझे लगता है कि ये बाहर से गाड़ी आई है, बेंगलोर या कहाँ से, तो उसका जरा सा प्रोसीजर जरा लंबा होता है, वहां से कागज आने होते हैं, तो इसलिए हो गया। इससे जो ड्राइवर को, गाड़ी चलाने वालों को या ओनर ऑफ व्हीकल को कोई इस चीज का फायदा नहीं पहुंचता है। और ये भी नहीं कि अगर ये भाग भी जाते गाड़ी लेके तो भी आज इतना पुलिस के पास, हमारी पुलिस के पास इतना ताकत है, इतनी ये सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं हर जगह, वो पकड़ सकते थे बिना नंबर की गाड़ी होते हुए भी। टेम्परेरी नंबर तो उसमें होगा ही, कुछ ना कुछ नंबर उस पर लिखा होता है। एक सवाल आपसे और ये भी पूछना चाहता हूं सर, जो कल हम जी। सुन रहे थे, जो उनके डिफेंस लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, केस चल रहा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सब कुछ कानून विधिवत हुआ है, आप लोग जो आउटरीच कर रहे हैं या आपका मत हो सकता है, लेकिन कानून के हिसाब से ही उसको बेल दिया गया, 15 घंटे में उसको बेल दे दिया गया। अब पुलिस जागी है, वो कह रही है कि इसको अडल्ट की तरह हम ट्राई करेंगे। वो कह रहे हैं कि पुलिस को तो अभी कानून में और अदालत में ये भी बताना होगा, ये भी प्रूव करना होगा कि ये लड़का ही गाड़ी चला रहा था। तो जो इस तरीके की दलीलें हैं सर, वो डिफेंस की किस तरीके की दलीलें हैं, क्या क्या प्रोसिक्यूशन के सामने चैलेंजेस होंगे? ये कोई भी आज की तारीख में ये कोई डिफेंस लेना, ये तो ट्रायल के वक्त है। पुलिस किसी को भी, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा और सारी चीज होती है। आज के, पहले का जमाना जब ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, तब भी पुलिस अगर ये एक रिपोर्ट लेकर कोर्ट के अंदर आ जाती थी तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड पे देती थी, और उसके बाद उनकी जमानत भी कैंसिल, जमानत नहीं देती थी। और चार्ज के वक्त होता है ये जो प्रूव करने की बात, चार्ज जब एविडेंस रिकॉर्ड करके पुलिस 161 के बयान नोट कर जी। कर और जब कोर्ट में फाइल करती है, वो कहते हैं कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, इन इन आदमियों के गवाहों के हमने बयान लिखे हैं, और इसके हिसाब से इसके ऊपर इतने इस धारा का केस चलाया जाना चाहिए। तो वो उस ठीक है। टाइम होता है कि उनको प्रूव करना। आज तो केवल अलेज करना, केवल पुलिस ने लिख देना, एफआईआर में लिख लेना, दैट इज सफिशिएंट। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो लड़का है और इसके पिता को भी हिरासत में लिया गया है, 24 तारीख तक उनको पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है, दोनों के ऊपर आरोप जो लगे हैं उनमें दोनों में क्या क्या मैक्सिमम सजा इनको हो सकती है? 3 साल है 304 में, और इनके ये भी एक 185 भी जो ये लड़के के ऊपर, ये बच्चे के ऊपर लगाया गया कि इन्फ्लुएंस, ये अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाना, तो उसका भी एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम है अभी है। पर जी। 304 क्योंकि जनरल वो है, उसमें 3 साल की सजा होती है। फादर को क्योंकि ये कर दिया कि नॉर्मली, क्योंकि माइनर बच्चा होता है, तो इसमें फादर जो है, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फादर के ऊपर आती है, इसने 304 का फादर के ऊपर इसमें केस चलाया जा रहा है। अब अगर मान लीजिएगा कि इस पे मेजर होने का केस नॉर्मल कोर्ट में चलाया जाएगा, तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि उस सिचुएशन में क्या फादर के ऊपर केस चलाया जा सकता है। ये फादर के ऊपर उसी सिचुएशन में केस चलाया जाता था जब बच्चा माइनर था, और बच्चे को सख्त सजा नहीं दी जा सकती एज पर जो जुवेनाइल एक्ट जो है हमारा, उसमें तो फादर के ऊपर। इसलिए अब अगर कोर्ट ने लेकिन इजाजत गाड़ी दे अगर दी, अगर फादर के नाम पे खरीदी हुई है तो उन्होंने अपनी गाड़ी अगर किसी को दी है, चाहे मेजर हो या माइनर हो, उसका ऑफेंस तो हाँ उनके तो ऊपर बनता ही हाँ है। वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बनता। वो वाला तो जब मोटर एक्सीडेंट केस जो क्लेम का होता है उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्रिमिनल में नहीं आती।
परंतु नए एक्ट बहुत में अगर जी, ये माइनर रहता है, बच्चा माइनर के तौर पर इसका वो चलता है ये बोर्ड में, तब जी। फादर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये बहुत ज़रूरी बात आप बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक बात भी है जो लगातार हो रही थी कि भाई पिता को भी क्या इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से अपने लड़के को, रईसज़ादे हैं तो आराम से इतनी महंगी गाड़ी भी दे दी है। तो ये देखना होगा कि अगर ये एक बालिग के तौर पर इस पर केस चलता है तो उसके पिता का जो केस है वो कमज़ोर होता है क्या, उससे ये अब प्रोसिक्यूशन को देखना होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल असीम की कोलकाता में हत्या कर दी गई है। वो इलाज के लिए कोलकाता आए थे और अपने मित्र गोपाल बिस्वास के घर पर रुके हुए थे। गोपाल बिस्वास ने ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अनवरुल अजीम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका मोबाइल फ़ोन बंद है और अब तक शव जो है उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। कोलकाता पुलिस को शक है कि हत्या के बाद उनके शव को शहर के न्यू टाउन इलाके में कहीं पर फेंका गया है। ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছেন যে তিনি খুন হয়েছেন। তা আমরা ইতিমধ্যেই তাদের যে তথ্য ভারতীয় পুলিশ আমাদেরকে দিয়েছিলেন সেই তথ্য অনুযায়ী আমাদের পুলিশ, বাংলাদেশের পুলিশ এদের তথ্য অনুযায়ী তাদেরকে যারা খুন করেছেন কিংবা খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন আমরা যারা সন্দেহ করছি এবং তাদের থেকে যা আমরা তথ্য পেয়েছিলাম সেই তথ্য অনুযায়ী তাদের মধ্যে থেকে আমরা 3 জন অপরাধীকে আমরা আমাদের পুলিশ ধরেছেন। बांग्लादेश के एक एमपी मिस्टर अनरुल अजीम अनर वो यहाँ पर विजिट पर आए थे और 13 तारीख से वो मिसिंग है। उनकी लड़की ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब वो कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने उनका एक्विटेंस मिस्टर गोपाल विश्वास से कांटेक्ट किया और इन दी मीन टाइम 20 तारीख को हम लोग को एमईए से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। किया गया कि ये घटना ये पता चला कि मर्डर अभी ये मैटर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या पुलिस जो कह रही है हत्या का उन्हें इनपुट मिला है, मोटिव क्या है, क्यों उनकी हत्या हुई, क्या पुलिस अभी तक इस सवाल तक पहुंच पाई है? देखिए, मोटिव अभी तक पुलिस की जांच नहीं पहुंची है। अब तक जो पुलिस की जांच है वो बॉडी रिकवर करने पे फोकस पे चल रही है। ज़रूर मोटिव होगा कुछ मर्डर का, इस पर हमने सवाल भी पूछे जो जिनकी आपने प्रतिक्रिया सुने। अखिलेश चतुर्वेदी जो आईजीपी है सीआईडी का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, और उन्होंने कहा कि देखिए मोटिव पर वो अभी कुछ रिवील नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके फोकस है कि बॉडी को पहले ढूंढा जाए। जो तथ्य अभी तक मिले हैं उसमें ये पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग के पीछे वाले जो अपार्टमेंट है, पीछे वाले जो फ्लैट है इसी कॉम्प्लेक्स में, उसमें कुछ ब्लड खून के निशाने मिले हैं जिसके ऊपर फोरेंसिक जांच चल रही है और पुलिस को अनुमान है कि ये खून शायद जो बांग्लादेश के एमपी है उनका हो सकता है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे उनको आखिरी बार जो जीवित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दिए थे, सीसीटीवी में उनके कुछ तस्वीर जो है कैद हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स में आने की, और उसमें पुलिस को शक है कि यहीं पे उनका हत्या की गई है। और ये तथ्य पुलिस ने कंफर्म किया है कि उनको एक इनपुट मिला है कि जो सांसद है बांग्लादेश के अनवरुल अजीम अनार, उनका हत्या कर दी गई है और पुलिस अभी बॉडी, उनके शव को ढूंढ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जांच चल रहा है और बाकी जो तथ्य है, जैसे आपने सुना, बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि वहां दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जांच भी चल रही है पैरेलली, और उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और भारत के पुलिस के द्वारा बांग्लादेश को ये बता दिया गया है कि सांसद जो है उनका हत्या की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं।
आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को पार करके लौटा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक छलांग है। ये छलांग भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत का सुराग देती है। ये वो दौर है जब सेंसेक्स 75,000 पार कर चुका है। बहुत सारे पैमानों पर अर्थव्यवस्था खुशहाल है। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कदमों का जिक्र किया था जिसमें ये कामयाबी हासिल हुई है। विपक्ष की बेरोजगारी की जो बातें हैं उसमें कोई मुद्दा, कोई सच्चाई नजर नहीं आती जी। मैं मानता हूं कि परिवारवादी पार्टियों का इस देश के युवा में क्या बदलाव आया है उनको कुछ समझ नहीं है। अब जैसे स्टार्टअप 2014 के पहले कुछ सैकड़ों स्टार्टअप थे जी, आज 1.25 लाख स्टार्टअप है और एक स्टार्टअप यानी 5 साल ब्राइट नौजवानों को काम देता है। आज 100 यूनिकॉर्न्स है जी। 100 यूनिकॉर्न मतलब करीब 8 लाख करोड़ रुपया का कारोबार। ग्रीन जॉब बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर दुनिया का अब एविएशन सेक्टर हमारे देश में करीब 70 एयरपोर्ट थे, आज करीब 150 एयरपोर्ट हो गए। हमारे देश में कुल हवाई जहाज मेरा अंदाज है कोई प्राइवेट और सरकारी 600-700 है। 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर है। बिल्कुल, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा कोई कल्पना कर सकता है कैसे? और इसलिए ये जो नैरेटिव है पॉलिटिकल फील्ड में जो लोग हैं वो आज से 30 साल पहले चलते वो उन्होंने रिसर्च नहीं किया है जी, वो वही गाड़ी बजाते रहते हैं जी। अब आपको मालूम है जो रिकॉर्डेड चीज़ रहती है जी, पीएलएफ का जो डाटा है उसका कहना है कि बेरोजगारी आधी हो गई। ये ऑथेंटिक जो है वो कहते हैं 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब जनरेट हुए हैं। ये पीएलएफ के डाटा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के फौरन बाद हमने भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम से बातचीत की। उसमें हमने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार की जो बात कही है उस पर उनकी क्या राय है। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे नैरेटिव्स जो कि सच से अलग हैं इसके बारे में कही जाती हैं। तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने ये सवाल पूछा है। इसमें मैं आंकड़ों से एक्चुअली दूध का दूध पानी का पानी करना चाहूँगा। पहले आप देखें 2000 ये ILO की आंकड़े हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, उनसे मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ। 2012 से 2022 तक यदि देखें तो रोजगार जो है करीब 8 करोड़ नौकरियां बनी। और ये हमारे सरकार के आंकड़े नहीं, ये ILO के आंकड़े हैं। और इसमें जो 7.8 जो कि 8 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जो रोजगार बने, इसमें से 3.5 करोड़ हमारे सैलरीड क्लास के जो हैं उसके रोजगार बने। और कैजुअल लेबर जो कि कैजुअल लेबर वो उतना रोजगार उतना अच्छा नहीं होता, वो 1.7 करोड़ से कम हुआ, यानी कि ये कैजुअल लेबर बेहतर नौकरियों में गया। इसके अलावा एक और आंकड़ा मैं बताऊं, हमारे जो युवा हैं 15 से 29 साल के जो इस जो कैटेगरी में आते हैं, इसमें देखें तो इनकी जो आबादी है 2012 से 2022 तक आबादी सिर्फ 1.7 करोड़ से बढ़ी। लेकिन रोजगार इसमें, ये दोबारा जो PLFS और ILO रिपोर्ट से कह रहा हूं, इसमें 1.7 करोड़ से ही आबादी बढ़ी, लेकिन रोजगार इसमें 3.5 करोड़ बने, यानी कि दुगना से ज्यादा। तो इसमें साफ है, यदि आप आंकड़ों पे जाएं तो ये जो लोग कहते हैं कि रोजगार जो है रोजगार नहीं रोजगार में और काम करना है, मैं जरूर कहता हूं कि हमारी आबादी बड़ी है और युवाओं के लिए रोजगार बनाना है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं बना, ये मैंने आंकड़ों के साथ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि रोजगार साफ साफ पिछले 10 साल में बना है। अग्निवीर एक बार फिर से बड़े मुद्दा इस चुनाव में बनता दिख रहा है। राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रैली के दौरान अग्निवीर योजना पर बीजेपी पे करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार
हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे।